सीएम डीएम लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला 10 एकड़ में डीएम बंगला। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक सबके फोन आएंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। आईएएस ऑफिसर क्या नहीं होता है एक आईएएस ऑफिसर के पास? एक बड़ा सा बंगला, बहुत सारे नौकर चाकर और आगे पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ी, पैसा, पावर और समाज में इज्जत, और इसके साथ ही ऐसे कई सारी चीजें। जब लाखों एस्पिरेंट्स आईएएस की ऐसी जिंदगी देखते हैं तो उनको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है कि काश वो भी एक आईएएस बन सके। 10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया? मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मैं प्री निकला ही नहीं। ये वीडियो है एक फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट केशव नंदन जी का, जिन्होंने अपने यूपीएससी की तैयारी में 10 साल लगा दिए। वो 2 बार को तो इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, लेकिन अफसोस की बात है कि वो आईएएस नहीं बन सके। और यही एक वजह बनी कि वो आज रास्ते पे मैप्स बेचते हैं। एंड ये सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर पर तमाम ऐसे शॉप्स वाले मिल जाएंगे जो कभी एक टाइम पे यूपीएससी एस्पिरेंट हुआ करते थे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक अटेम्प्ट देके ये पता चल जाता है कि वो इसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसकी तैयारी में सालों लगा देते हैं, खुद को झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि इस बार को तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि अगर ये गिव अप कर देंगे तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। और फिर ये भी बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। और इसके साथ ही कुछ लोग इसलिए भी मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि वो इस चीज में इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि उन्होंने तैयारी पर इतना ज्यादा पैसा, टाइम और एफर्ट लगा दिया है कि अब आर या पार वाली बात नजर आती है। अगर किसी एग्जाम में 7-8 अटेम्प्ट अलाउड है तो इसका मतलब ये तो नहीं बनता कि आपको उन सारे अटेम्प्ट्स को पूरा करना है। अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे नहीं हो पा रहा है तो आपको भी जिद करने के अलावा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शायद आप उस पोस्ट के लिए बने ही ना हो। और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग भी है जिनके यूपीएससी एग्जाम तो क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन पीसीएस और एसएससी जैसे एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इनका ड्रीम होता है कलेक्टर बनने का, यूपीएससी क्लियर करने का, जो कि अब जाके शायद कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और एग्जैक्टली यही वजह है कि वो एग्जाम्स और ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लूप में फंस के रह जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन लोगों का तो बेटर है कंपेयर टू उन लोगों का जिनका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। कहाँ जाएंगे सर, इतनी उम्र हो गई, अब छोड़ के करेंगे क्या? कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए लगे हैं उसी आस में कि अब की नहीं अगली बार नहीं तिबली बार, इसी तरह से लगे हुए हैं। जबकि ये लोग ग्रेजुएशन से ही तैयारी में लग गए। इसका मतलब ये बना कि जिस सब्जेक्ट में ये लोग ग्रेजुएट हुए थे उस चीज की डिग्री भी नहीं है इनके पास, तो अब डिग्री ना हो पाने की वजह से उस फील्ड की जॉब भी नहीं मिल सकती। और इसके साथ ही इनका एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और ऊपर से बढ़ती उम्र के साथ फैमिली का भी प्रेशर आता रहता है, क्योंकि फैमिलीज भी कब तक सपोर्ट करती रहेंगी एक बेरोजगार बेटे को। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं, बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। कर्जा वो रखे हैं। अब कैलकुलेशन की जाए तो इन एग्जाम्स में 0.008% यानी कि 11 लाख में से 700 या 800 ही आईएएस या आईपीएस बन पाते हैं। और ये सक्सेस रेशियो आधे % से भी कम है। इन 800 लोगों को छोड़कर 10,99,200 एस्पिरेंट का क्या होता है? इनमें से कई तो अगले एग्जाम के बैच की तैयारी में लग जाते हैं, और कई का तो इससे भी बुरा हाल हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रेशर की वजह से हर साल हजारों ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स करके अपनी दे रहे हैं। पर इसके बावजूद भी देश के हजारों ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो देश के युवाओं को इस यूपीएससी ट्रैप में डाल रहे हैं। इन्हीं कोचिंग सेंटर्स, मूवीज और वेब सीरीज ने यूपीएससी की इतनी हवा बना रखी है, देश का हर दूसरा यूथ यूपीएससी करके आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है। आपको ऐसी कई सारी रील्स देखने को मिलेंगी जहाँ पर कोई टीचर आकर मोटिवेट करता हुआ दिखता है, जिसके आंखों में से करंट निकल रहा होता है। मोटिवेटिंग आईएएस की वेब सीरीज, मूवीज, वीडियो कोई 24 की एज
में आईएएस बन गई, कोई 21 की एज में आईएएस बन गई, तो कहीं पर किसान का बेटा आईएएस बन गया, तो कहीं पर रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया। यही तक नहीं बल्कि ये अपनी मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा चुके हैं, जहाँ पर ये दिखाते हैं एक 10वीं फेल यूपीएससी टॉपर बन गया। इसके साथ ही ऐसे कई सारे रील्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आईएएस की पावर को दिखाया जाता है। एक वीडियो में तो ये तक देखने को मिला कि मोदी जी खड़े रहेंगे और आईएएस बैठा हुआ होगा, और इसी रील में लिखा हुआ था कि पावर ऑफ आईएएस। और इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि आईएएस कहीं भी जाकर रेड मार देता है, किसी को भी किसी भी वक्त सस्पेंड कर देता है। जब आप दिन भर बैठकर मोबाइल पर ये सारी चीजें देखते रहते हो तब आपके मन में भी एक ख्याल आता है मैं भी यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बन जाता हूँ, क्योंकि अगर 10वीं फेल यूपीएससी क्रैक कर सकता है तो आपने तो कम से कम 10वीं पास किया है। लेकिन एक सेकंड के लिए आप इस वीडियो को देखो। रोज आप 10 मिनट अपने आप को फील करो कि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट हो, और अल्टीमेट जब आप सेलेक्ट हो जाओ और आप फील्ड में जाओ तो अच्छे ब्यूरोक्रेट की तरह काम आओ। ज्वाइन करना आसान होता है लेकिन रिटायरमेंट आपका कितना बेहतर होता है। इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है और ये एक आईआरएस ऑफिसर है, लेकिन इस चीज पे एक पॉइंट करने वाली बात ये है कि इन्होंने कभी यूपीएससी दिया ही नहीं और ना ही ये कोई आईआरएस ऑफिसर है, लेकिन इंटरनेट पे आकर एक मोटिवेशनल चैनल पे झूठा ज्ञान जरूर दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर सके। साल 2017 में यूपीएससी ने हर साल की तरह 990 पोस्ट के लिए वैकेंसी अनाउंस की थी, पर द प्रिंट के रिपोर्ट के हिसाब से उसी साल एएलएस कोचिंग का दावा था कि इसमें से 244 स्टूडेंट्स उनके सेलेक्ट हुए हैं। वजीराम और रवि कोचिंग ने अराउंड 400 स्टूडेंट्स का क्लेम किया था, और इसके साथ ही चाणक्य कोचिंग ने क्लेम किया कि 900 में से 355 स्टूडेंट्स उसके कोचिंग सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन द प्रिंट के हिसाब से जब उन्होंने ये सारे क्लेम्स को ऐड किया तो उन्हें टोटल नंबर मिला 999, यानी कि वैकेंसी से 9 पोस्ट ज्यादा। जिसके बाद ये कंक्लूजन आया कि इनमें से किसी एक के या फिर सारे के क्लेम्स झूठे थे, और ये सारी चीजें इसीलिए की जाती है ताकि आप इनके कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले लो, ताकि आपको ऐसा लगे कि सारे आईएएस आईपीएस तो इसी कोचिंग से निकल के आ रहे हैं। और रियल लाइफ में भी देखा जाए तो ऐसे ही एड्स को क्लेम्स को देखकर एक बच्चा आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखने लगता है, और इन क्लेम्स और एड्स को देखते हुए उसे लगता है कि ये बेहद ही आसान और सिंपल है। अगर आप इमेजिन करो एक बच्चा जो स्कूल और कॉलेज लेवल पर हमेशा टॉप किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसे भी ये सारे क्लेम्स और एड्स देखने के बाद आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा जागने लगती है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वो 21 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन डिग्रीज कंप्लीट कर लेता है, वो बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन में लग जाता है। यूपीएससी की पढ़ाई इतनी इंटेंस होती है कि वो अगले 1 साल में अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव से दूर रहकर दिन में 15-15 घंटे तक पढ़ाई करता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जब वो 1 साल बाद अपना पहला यूपीएससी का पेपर देता है, अफसोस की वो फेल हो जाता है। लेकिन ये तो पहला अटेम्प्ट है। कोचिंग वाले भी यही बात कहते हैं कि ये पहले अटेम्प्ट पे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने चाहिए। अगले साल वो बच्चा फिर से वही साइकिल रिपीट करता है, ना ही उसकी कोई फ्रेंड है, ना ही उसके कोई रिलेटिव है, ना ही उसका कोई सोशल बॉन्डिंग है। वो पूरे साल तक 12-12, 14-14 घंटे तक पढ़ाई करता है, और इसके बाद भी काफी चांसेस है कि वो सेकंड अटेम्प्ट पर भी फेल हो जाए। अब उस बच्चे ने शुरुआत की थी 21 की उम्र में, जैसे कि आप सबको पता है कि आप यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दे सकते हो, इसीलिए अब 6 अटेम्प्ट करने के बाद अब उसकी उम्र हो चुकी है 28 साल। लेकिन प्रोफेशन वाइज वो अभी भी फ्रेशर है, और इसी चीज को आप कंपेयर कर सकते हो अपने आसपास। 28 साल की उम्र तक मोस्टली लोग अपने करियर और जॉब्स में स्टेबल हो चुके होते हैं, और काफी केसेस में तो कई सारे लोगों के शादी और बच्चे तक हो चुके होते हैं। और इसी चीज को आप कंपेयर कर सकते हो उस एस्पिरेंट से जो अभी तक फ्रेशर बैठा हुआ है, जो अभी तक एज अ फेलियर बैठा हुआ है, और ये उस इंसान के लिए कितना ज्यादा टॉक्सिक और फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अब ना ही उसके पास कोई जॉब है, और ना ही ऐसा कोई स्किल है कि आगे जाके कोई जॉब ले सके, और ना ही उसके पास कोई डिग्री है, क्योंकि 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही वो यूपीएससी के तैयारी में लग गया था। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे एस्पिरेंट्स के पास ना ही कोई दोस्त होते हैं, और ना ही ऐसे रिलेशंस जिनके साथ ये अपने इमोशनल स्टेट को शेयर कर सके। अब इस पॉइंट पर उसके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? या फिर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री ले ले और उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करे, और दूसरा ऑप्शन रहता है या फिर वो कोई जॉब या बिजनेस खोल ले। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स ये सारी चीजें करने में नाकाम रहते हैं, या फिर इन सारी चीजों से थक हार के
कर लेते हैं। अभी ये जो कहानी सुनाई मैंने, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है 28 साल के ब्लेसन पुड्डू चाको की, जो हर साल अटेम्प्ट करने वाले 11 लाख एस्पिरेंट्स में से एक था। ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक फेक दुनिया दिखाई जाती है इंटरनेट पर। 11 लाख एस्पिरेंट्स में से जब 800-900 का सिलेक्शन होता है तो इसमें क्या लगता है आपको? क्या इन 11 लाख लोगों में से 800-900 लोगों ने ही मेहनत की होगी? यूपीएससी की सच्चाई ये है कि लाखों डिजर्विंग कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता, और जिन 1000 लोगों का होता है उनमें से भी रिजर्वेशन का अलग से लफड़ा, और उनमें से भी आईएएस और आईपीएस का पोस्ट सिर्फ 300 या 400 लोगों को मिल पाता है। और कई बार तो इन 1000 लोगों के सिलेक्शन में भी स्कैम्स बाहर आते हैं। ये है पूजा खेड़कर, जिनकी फैमिली का नेटवर्थ है 100 करोड़ से भी ज्यादा, और इसके साथ ही इनके फादर है एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जो अभी करेंटली एज अ पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, और इनकी मदर एक गांव की सरपंच। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी पूजा खेड़कर के हिसाब से इनकी इनकम 0 है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये अपने आप को डिसेबल भी बताती हैं, यानी कि इनको ठीक से दिखाई नहीं देता। और इसके साथ ही मेंटली अनफिट होने का बहाना देकर डिसेबिलिटी का कोटा ले लिया। जब इनको डिसेबिलिटी की चेकिंग के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुलाया गया, तब ये महिला तारीख पर तारीख डालते हुए 6 महीने तक नहीं गई, और फिर उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल से नकली सर्टिफिकेट बनाकर यूपीएससी वालों को पकड़ा दिया, जबकि पहले ही यूपीएससी वालों ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था ऐसी हरकतों के लिए। और फिर इनके पिता की पहुंच की वजह से यूपीएससी में इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। इन्होंने 2007 में भी एमबीबीएस की सीट ली थी, बिल्कुल इसी तरीके से फेक सर्टिफिकेट्स बनाकर, और आज भी आईएएस की सीट ले ली। ये है अपूर्वा चौधरी, जिन्होंने गरीब होने का सर्टिफिकेशन लगाया और फिर रिजर्वेशन कोटा से आईएएस ऑफिसर बन गई। आपको देख के हैरानी होगी कि ये इतनी गरीब है कि इन्होंने एक इंस्टाग्राम में फोटो लगाया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने एक हैंडबैग पहना हुआ है, और जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख रुपए होगी, और कई सारी वैकेशंस वाली फोटोज वीडियोज है। अब आपने इन पर तो नजर डाल लिया, अब उन पर नजर डालते हैं जिनका हक्का खाकर ये बैठे हुए थे। वीडियो के स्टार्टिंग में एक इंटरव्यू चलाया था यूपीएससी एस्पिरेंट केशव नंदन का। साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा, और उसके बाद मैं प्री निकला। ये अपनी जिंदगी के 10 साल लगा देते हैं यूपीएससी के एग्जाम देने में, और इनके ही जैसे कई हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स ने यूपीएससी की तैयारी के नाम पर खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इनका हक्का खा रहे हैं कुछ पावर और पहुंच वाली अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे। ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो हर रोज एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, फैमिली से दूर 6x6 के कमरे में अनहेल्दी खाना खाते हुए दिन रात 14-15 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी 99.5% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। I think lakhs of people spending their best years trying to crack an exam where a tiny number of few thousand people actually going to get in. फेल होने के बाद भी लोग लगे हुए हैं, इस बार नहीं हुआ तो मैं अगली बार कर लूंगा, और यही कहानी अगले कई सालों तक रिपीट होती है जब तक वो यूपीएससी के लिए अनफिट नहीं हो जाते। नहीं, तुमने ठान लिया तो हो जाएगा। लाई, बिगेस्ट लाई। तुमने ठान लिया जैसा 9 लाख लोगों ने ठाना है। आखिर इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यूपीएससी का क्रेज आज के दिनों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है? आज के दिन में यूपीएससी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये इंसान है जिसने 7 साल अपने राजेंद्र नगर में बिताए हैं, 5 बार अटेम्प्ट दे चुका है। वैसे घर से प्रेशर ये भी होता होगा कि यार शादी वादी की उम्र हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, आ तो गया हूँ मैं, आना मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में जाना नहीं है अब। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है, क्या करा वहां जाकर और क्या बन के आया, और ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं सक्सेस नहीं ले पाऊंगा। मेरा आ सकता था लेकिन अब मैं जा नहीं पाऊंगा, नहीं जा पा रहा हूँ। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने गरीब कोटा लगा के, नकली सर्टिफिकेट लगा के, रिजर्वेशन के थ्रू से आईएएस ऑफिसर बन गए, और ये सारी चीजें चल रही है, वो हमें दिखती है, वो हमें पता चलता है कि ये सारा स्कैम है। पर ताजुब करने वाली बात है कि सरकार को ये चीजें नहीं दिखती, क्योंकि ये सारे स्कैम्स सरकार ने नहीं पकड़े, बल्कि कुछ लोगों ने मिलकर, और ये जो फर्जी सर्टिफिकेट से बने हैं, इनके एटीट्यूड्स और इनके बिहेवियर से, इनके बेवकूफियों से पकड़े गए हैं। और इसके बाद इनकी स्टोरीज जो
सोशल मीडिया में वायरल हुई उसके बाद ये लोग पकड़े गए हैं, वरना ये आज भी आराम से रहते किसी दूसरे का हक्का खाकर। आजकल की ग्राउंड रियलिटी यही है, अगर कोई पैसे वाला है तो वो झूठ बोलकर IAS बन जाता है। और गरीबों के साथ क्या होता है, इन कोचिंग सेंटर की फीस भरने में ही आधी जिंदगी निकल जाती है। किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो, हिंदी मीडियम के लोगों का कितना हो, गरीब परिवारों से आने वाले लोगों का कितना होता है? मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना हो। हमें रियलिटीज के बदले सक्सेस स्टोरीज बेची जाती है। 12th फेल का फिक्शनल सक्सेसफुल प्यार तो सभी ने देखा, लेकिन असल जिंदगी की धोखेबाजी किसी ने नहीं देखी। लेकिन बतरा की असफलता वो है कि आपको प्यार भी आपसे मुंह मोड़ लेता है। मैं भी युवा हूँ, दिल मेरे अंदर भी है, धड़का मेरे अंदर भी था दिल। अब वो किसके लिए धड़का था, कब धड़का था, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस समय वर्तमान में ऑफिसर्स हैं, उनका एक अपना गरिमा है, उनकी अपनी एक मर्यादा है, तो उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, उनसे मुझे प्यार हुआ था और बेइंतहा प्यार हुआ था, लेकिन जब सफलता मिली तो उसके बाद उनका नंबर और हर चीज़ बंद हो गया था। वो आपसे बात नहीं करती थी? नहीं, बात क्या हो, तो अब उन पता भी नहीं कि कौन सा कैडर है उनका, कौन सा राज्य है, कहाँ है, ये भी नहीं पता है। ऐसे भी हो सकता है, या पहले अच्छे दोस्त रहते हैं फिर मतलब बदल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, उनका स्टेटस ही बदल जाता है ना। अब मैं गलियों में घूमने वाला लड़का और वो ऑफिसर्स। हमेशा हमें वही वीडियोस देखने को मिलती है जहाँ पर लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज खुशियां मना रही होती है, लेकिन उनका कभी भी नहीं दिखाया जाता जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनकी फैमिलीज कितनी डिप्रेशन में है, वो कितना फाइनेंशियल लॉस में है। जिन 99.5% एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। जिनमें से कितने लोग कर लेते हैं, कितने लोगों का लाखों का कर्जा हो जाता है, फाइनेंशियली बर्डन में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उन 2-4 लोगों की सक्सेस स्टोरीज, उसको भी 100 गुना बढ़ा चढ़ाकर, ताकि अगले साल और भी ज्यादा हजारों लाखों एस्पिरेंट्स आ जाएं और इनका $multi-million कोचिंग बिजनेस चलता रहे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक के बाद एक पेपर लीक और पॉलिटिकल ब्लेम गेम को देखते हुए एक बात तो क्लियर हो जाती है, सरकार को स्टूडेंट्स की कुछ पड़ी नहीं है। इन्होंने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को एक खेल बना दिया है। इसीलिए अब से किसी भी पेपर लीक की न्यूज आए, चाहे आपने वो दिया हो या फिर ना दिया हो, हमेशा इस पर अपनी आवाज उठानी काफी जरूरी हो चुकी है और इसी चीज को हमें आगे नहीं होने देना है और सरकार को ऐसी चीजों के लिए हमेशा प्रेशराइज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा और पावर के दम पर आपकी जगह पर कोई दूसरा बैठा हो। इससे भी जरूरी बात निकल के आती है कि ऐसे एग्जाम्स पर आपको कितने अटेम्प्ट्स देने जरूरी है। अगर आपको लगता है कि 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और आगे कोई भी चांस नहीं लगता, तो इसमें अपना टाइम, पैसा और जवानी खराब मत करो। अभी भी आपके पास काफी वक्त है किसी भी कंपनी, जॉब या स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जब 1000 पोस्ट के एग्जाम में 11-12 लाख लोग बैठते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं बनता कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बिल्कुल ही बेकार है, बल्कि इसका ये मतलब बनता है कि अपॉर्चुनिटीज ही लिमिटेड थी। इसीलिए अगर बार बार ट्राई करने पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना कोई बुरी बात नहीं है।